उनका ये जू हुआ करता उस समय, जब ये म्यूजियम के साथ में जू था, तो जू था, उस जू में गेंडा बहुत ही पॉपुलर था, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। जैसे बम्बई यदि कभी जाएंगे तो वहां ऊंट को रखा गया है बम्बई के जू में, और ऊंट देखने के लिए सबसे अधिक भीड़, मैंने कहा कहाँ रहती है, तो बम्बई में ऊंट के को देखने वाले लोग सबसे अधिक बम्बई में आते हैं। तो जमाने में मुझे याद है, मैंने बम्बई भी गया और मैंने ऊंट को भी देखा, और आई रियली एंजॉयड कि कैमल इज बीइंग डिस्प्लेड एज ए स्पेशल फीचर ऑफ बॉम्बे म्यूजियम, बॉम्बे जू। इसी तरह से गेंडे को मैंने देखा था उस जमाने में जब गेंडा था, और दूसरे तो खैर मगरमच्छ और ये तो थे ही, किंतु वो गेंडा जब जवाहर कला केंद्र, या सॉरी, जब इसका रविंद्र मंच की जब नींद खुदी, तो गेंडा मर गया था, और शायद उस गेंडे को बढ़िया जगह उनको ये मिली कि उस गेंडे को दफना दिया जाए खुदी हुई नींद पर तो उसको दफना दिया गया शायद, ऐसा मुझे ध्यान है। और उसी गेंडे की नींव पर ही रविंद्र मंच खड़ा हो गया। हालांकि पूरे देश में रविंद्र मंच जगह जगह सभी कैपिटल्स में बनाए गए, और फॉर्चुनेटली फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम इस रविंद्र मंच की जो गतिविधियां थी वो नेशनली अप्रूव्ड थी, नोन थी, और बड़े बड़े यहाँ पर संयोजन हुए थे। ध्रुपद का सारे समारोह यहाँ हुए, ध्रुपद का सारा डेवलपमेंट यहाँ हुआ, पेंटिंग का, कला संबंधों का। सुखाड़िया जी के समय ब्रज सुंदर शर्मा को मैंने एक्टिव देखा है, उसके समय की जो ब्यूरोक्रेसी थी उस समय के लोग, मिर्जा जी वगैरह को मैंने एक्टिव देखा है। रामनिवास मिर्जा वाज वेरी एक्टिव एंड ही वाज सेक्रेटरी एंड ही वाज आल्सो अध्यक्ष ऑफ राजस्थान एकेडमी। तो दिल्ली से कनेक्शन था, और पत्रकारों को, कलाकारों को, गायकों को, और सबको जो सुविधाएं थी, जिस प्रकार की रिस्पॉन्स दिया हुआ, बहुत डायनामिक था, बहुत अच्छा था। और आप देख रहे हैं कि बहुत अपनत्व के साथ में पिछले 25-30 सालों में जो विकास हुआ कल्चर का राजस्थान का, वो बहुत ही अपने आप में रिमार्केबल है। हम लोग उसी का प्रोडक्ट है, हम उसी से थोड़ा बहुत सीख करके आगे डेवलप हुए हैं। किंतु मुझे जो सीनियर लोग थे उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां उन्होंने निभाई, उन्होंने बहुत कुछ काम किया। आज वही बात, वही परंपरा, वही हेरिटेज मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन को मिले, नई तरीके से लोग काम करें, उसका रिस्पॉन्स करें। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस कल्चरल हेरिटेज एंड कल्चरल आर्ट एंड हैपनिंग ऑफ टुडे, पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के फिर पुनः सोचने की जरूरत है, और हमें सीरियसली इस पर विचार किया जाना चाहिए। दिस इज ओके जी भाई साहब। तो अब मतलब प्रतीक की तरह से, मतलब अगर उसका उपयोग किया जाए गेंडे का, तो गेंडा अपनी दुनिया में रहता है, तो हम ये मान सकती है, क्यों ना मान लें कि हमारा जो तंत्र है वो गेंडे का ही प्रतीक है एक। उसको कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अशोक आत्रे साहब की इतने जाने माने बुद्धिजीवी पेंटर हैं, उन्होंने कहाँ ऑपरेशन सिंदूर के, इनको फर्क, इन्होंने ध्यान ही नहीं, इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने ये पूछने की भी कोशिश किसी से नहीं की होगी, क्योंकि इनकी इसमें रुचि नहीं है। ये हमारा 2 साल से जो लगातार युवा साथियों के साथ इंटरेक्शन ब्यूरोक्रेसी के साथ चल रहा है, उसमें यही सामने आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। मैं गेंडे के साथ में घड़ियाल को भी लगाना चाहता हूँ। घड़ियाल भी यहाँ की बड़ी पॉपुलर, पर घड़ियाल सोते रहते हैं, घड़ियाल ज्यादा हो गए। गेंडे तो खैर, गेंडा तो मर गया, तो घड़ियाल अभी भी जिंदा है। तो जो घड़ियाल में कन्वर्ट हो चुके हैं गेंडे, जो घड़ियाल बन चुके हैं और वो ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। तो कला और संस्कृति के रविंद्र मंच बड़ा है, ब्यूरोक्रेसी जर्जर है, कलाकार लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, किंतु रविंद्र मंच जैसी हेरिटेज को भी हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो इन घड़ियालों का क्या होगा, इनको पहले ठीक करिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें यूँ कह सकते हैं भाई साहब, इसको हम लोग कि कलाकारों के सरोवर में जो है वो घड़ियाल जो है वो पता नहीं कितने कलाकारों की बलि ले रहे हैं, उनका भाषण कर रहे हैं। कुल मिला के ये सिमिली ठीक रहेगी भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। तो ये एक माइंडसेट है कि जिन लोगों के सामने 32 साल में जवाहर कला केंद्र अपने स्थापित और घोषित उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह से नाकाम रहा है, उसी तंत्र ने एक हमारे धरोहर का जो हिस्सा बन चुका है रविंद्र मंच, 1960 के आसपास जो स्थापित दूसरे रविंद्र मंचों के साथ पूरे, और उसका स्टेज और उसकी एक अलग बात है उसमें, उसको इन्होंने बर्बाद किस तंत्र ने किया? उसी तंत्र ने बर्बाद किया है जिसने
आपकी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो आप प्रदर्शनी लगा करके जवाहर कला केंद्र में लगाना चाहते थे, उन्होंने नहीं लगने दी। तो उनको जी भाई साहब आपसे मतलब है, ना किसी दूसरे कलाकारों से मतलब है, उनको सुबह आना है, कलम घिसनी है, शाम को चले जाना है। अब जब पिछले 2 साल से हम सब लोग मुख्य रूप से तो जो नौजवान लोग हैं वो इस मुहिम में लगे हुए हैं, तब उनकी नींद खुली है। 2 साल से नहीं खुली है भाई साहब। 2 जी साल से लगातार पत्र हो रहे हैं। मतलब आर्ट एंड कल्चर जो सचिव साहब है, उनके महान दफ्तर के सामने याचकों की तरह से हम लोग 6-6 घंटे खड़े रहे हैं। भाई जी ब्यूरोक्रेसी के सामने तो सब लोग याचक ये मान के चलते हैं कि वो याचक है। अब हम ड्रामा और आर्ट वाले आप लोग नहीं मानते हैं अपने आप को, लेकिन हम परेशानी लेके ले जा रहे हैं। तो वो तो जो डिस्ट्रिक्ट के साहित्यकारों अंदर से कोई जानते ही नहीं, साहित्यकारों से है, इनको कोई मतलब नहीं। कलाकारों की तो फिर भी सुन लेते हैं, यहाँ साहित्यकार तो जाते ही नहीं है, क्योंकि साहित्य अकेडमी नहीं है, कला अकादमी है। ये साहित्यकार क्या सारी करेगा? अकादमी, अब सारी अकादमियों का बजट कुल मिला के कितना है? कुछ करोड़ का भी बजट नहीं है, कहते हैं कि करोड़ से नीचे नीचे है। तो इसका मतलब बहुत जब बजट ही नहीं होगा तो अच्छा, पहला तो बजट नहीं है, दूसरा फिर कर्मचारी नहीं है, तीसरा फिर वहां पे नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और कुल मिला के ये सरकारों की और ब्यूरोक्रेसी को कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं अपने हिसाब से वो कुछ नहीं करेंगे। भाई रविंद्र मंच को बर्बाद होने दिया ना। जब तक हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, आप भी पिछली बार पधारे वहां पे, और भी बहुत सारे लोग, अब कल सभी लोग पधारे वहां पे, तो ये जी बात हुई कि हमें अब 15 दिन का समय दे दीजिए। तो हम लोगों ने 1 महीने का समय दे दिया कि 15 थी, आप 1 महीने में ठीक कर दीजिए। जी लेकिन ये 1 अब महीने में ठीक करेंगे क्या? नहीं, प्रश्न ये उठता है भाई साहब कि 1 महीने में ठीक करेंगे क्या? वही तो ठीक करेंगे ना जो इन्होंने समझा है। और समझा जो 33 साल में नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि 1 महीने में इसको मतलब समझ लें और सही कर लें। तो ये एक बहुत ही मुख्य घटना जो भारत की, देश की भी तरह से इशारा करती है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और दूसरी जगह की ब्यूरोक्रेसी में कोई बहुत बड़ा कोई अंतर थोड़ी है। ये ठीक है कि योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी कुछ अलग तरह की है, लेकिन राजस्थान में जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच इस बात के उदाहरण हैं कि कला और संस्कृति क्षेत्र में बिल्कुल आराम पसरा हुआ है। किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई दिशा नहीं है। और जब दिशा और दृष्टि नहीं होगी तो अशोक आत्रे साहब कुछ भी लेके चले जाएं, उनको मतलब ही नहीं है कौन है अशोक आत्रे, वो किसी से पूछेंगे भी नहीं। और उन लोगों से पूछेंगे जिनको आपके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो वो कहेंगे साहब पता नहीं, हमने तो नाम नहीं सुना, बात खत्म। इतना ही जी होना है। कला संस्कृति सचिव ने, मैं एक बात याद करता हूँ, 2007 में सिर्फ अशोक शेखर थे जिन्होंने सब लोगों को बुलाया, बातचीत की भी क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या कमजोरी है। उसके अलावा कला संस्कृति विभाग के सचिव ने कभी ये जहमती नहीं उठाई। शायद ब्यूरोक्रेसी में ये बताना ही नहीं जाता है कि आपको लोगों के पास जाना है, कि वो तो राजाओं की तरह से अपने दफ्तरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठते हैं, याचक की तरह से हम जाने के लिए मतलब मतलब हमारी नियति यही है कि हम याचक की तरह पहुंचे। माधव सिंह जी, मुझे लगता है कि टूरिज्म को इन्होंने बहुत महत्व दे दिया, आवश्यकता से अधिक। नहीं क्योंकि नहीं, टूरिज्म, टूरिज्म मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि टूरिज्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कला संस्कृति के उससे अलग करना चाहिए। कला कला संस्कृति पर ही तो परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्मिंग, जहाँ जिस हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट। उस जी परफॉर्मिंग आर्ट का बजट आज तक पता ही नहीं चल रहा है। वो उतना ही बजट है जितना कि विभिन्न जो संस्थान है उनको बजट दिया गया है। तो जवाहर कला केंद्र का कहते हैं कि 15 करोड़ का, कभी 16 करोड़ का भी बजट था। और 16 हमने करोड़ के बजट में भाई साहब एक और बात है कि 16 करोड़ के बजट में, 16 करोड़ के बजट में ये सिर्फ जयपुर का क्लब हाउस बन के रह गया जवाहर कला केंद्र, क्योंकि यहीं के लोग देखते हैं, यहीं के लोग दिखाते हैं। भाई जवाहर कला केंद्र तो पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर की मतलब प्रचार प्रसार के लिए स्थापित हुआ था, सिर्फ जयपुर के लिए तो नहीं हुआ था ना। तो जब सही इतनी कह दृष्टि, अच्छा ये दृष्टि देगा कौन भाई साहब?
भाई वहां के जो बाबू लोग हैं उनको तो इस क्षेत्र का मालूम ही नहीं है जी। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो भी कारण हो, इस शोचनीय स्थिति के लिए तो जो तंत्र जिम्मेदार है, उस तंत्र के कर्तव्य हम देख रहे हैं, आपने अपने पर्सनल अनुभव से बता दिया। जी। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कि राजस्थान के कला संस्कृति विभागों की कार्य पद्धति, उनकी दिशा और दृष्टिहीनता की और जो स्थिति है उसको इंगित करती है, वो आपने जो उससे बताया उससे पुनः स्थापित होती है। बहुत सारे लोग आप भी इस उसको देखते रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं। तो भाई साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर लौटेंगे। कला, सब संस्कृति और बीकानेर की कहानियाँ अभी तक पेंडिंग चल रही हैं, उस पे आपसे बात करनी है। ठीक है, नमस्कार। जय नमस्कार हो भाई आप। साहब, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की अवहेलना जयपुर के जवाहर कला केंद्र के अफसरों द्वारा, तो ये तो इसमें कुछ अप्रत्याशित कुछ ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं अशोक आत्रे कौन है या कोई दूसरे भी लोग जो सिर्फ वहाँ घूमते हैं सुबह-शाम, उनसे मिलते हैं या कि उनके कार्यक्रम करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, उनके अलावा उनको कोई लेना-देना नहीं है। तो अशोक आत्रे साहब ने जो है वो भोपाल में प्रदर्शनी लगाई है, हैदराबाद में लगाई है, उसका क्या विषय है और यहाँ पे आप देखिए कि उनका कार्यक्रम हुआ ही नहीं, उसने किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो ये वही इस बात का द्योतक है कि किस तरह से राजस्थान के कला संस्कृति विभाग बिना दृष्टि के दृष्टिहीन और दिशाहीन और हम तो ये भी कहेंगे कि नेतृत्वहीन विहीन में चल रहा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।